10 दिनों बाद आपका एग्जाम होने वाला है और आप अभी टेंशन में हो कि लास्ट टाइम में हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी मैंने ये पढ़ लिया है लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन नहीं बन रहा। अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको अनुमान लग गया होगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आपने कितनी साल भर में पढ़ाई की है, और काफी कुछ लोग हताश भी हो गए होंगे। तो इन सब का उपाय क्या है, मैं आपको जो है आज एक 10 दिन का एक अच्छा सा प्लान देने वाला हूं जो कि आपसे हो भी जाए और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके इस 10 दिनों के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा नाम है कृष्णा और मैंने 2022 में जो है आईएससी अपना कंप्लीट किया था और अच्छे मार्क्स के साथ ठीक ठाक मार्क्स का कंप्लीट किया था। इसलिए मैं आपको भी वह स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो लास्ट डेज में मैंने फॉलो किया था, और आप भी फॉलो करो, आपके भी अच्छे मार्क्स तो जरूर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात कि लास्ट के 10 दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अंतिम समय में आप जितना शांतिपूर्वक पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा मार्क्स आएगा। इस समय में आप इस सोच में पढ़ो कि हाँ किससे ये सवाल कैसे 10 गेस क्वेश्चन कैसे मिल जाए, इधर से गेस क्वेश्चन कैसे मिल जाए, सर से कोई गेस क्वेश्चन करवा देते हैं। तो गेस क्वेश्चन के चक्कर में आप पढ़े रहोगे, टेंशन से पूरा माइंड भरा रहेगा कि पता ना ये आई कि ना आई, ये बन पाई कि ना बन पाई, और आपका एग्जाम भी खराब जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले अगर वायरल क्वेश्चन मिल भी जाता है फिर भी मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो उस वायरल क्वेश्चन को आपको नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम में वायरल क्वेश्चन देखते हो, मान लीजिए कि वो क्वेश्चन आने भी वाला है, देखिएगा आपको 2-4 वायरल क्वेश्चन नहीं आएगा ना, आपको नहीं आता है, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप लोग बुक पलटने, तब तक पता चलेगा कि एग्जाम का टाइम हो गया है। अब सोचिए अब वो परेशान माइंड आप एग्जाम में लेकर जाओगे, फिर कैसे लिखोगे? परेशान माइंड से जो है कभी भी आप अच्छे से लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। तो अगर आपने थोड़ी सी भी पहले से पढ़ाई की है तो यह स्टडी प्लान आपके लिए है। अगर थोड़ी सी भी की है तब, अगर आपने पूरी तरह से नहीं की है तब तो आपको भगवान ही बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग पढ़े। ठीक है, और क्या पढ़े अंतिम टाइम में, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है, कितने सारे बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, नहीं बायो का तो खैर एक है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बुक है, मोटा बुक है। तो इन सब टेंशन को जो है दूर करना है। हिंदी इंग्लिश में व्याकरण है, ग्रामर है, सब कुछ पढ़ना है। तो कैसे करें उसको, क्या पढ़े अभी के टाइम में, कितना पढ़ना सफिशिएंट रहेगा हमारे एग्जाम के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आपके सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहले 10 दिनों का तो टाइम ही है, मात्र 10 दिन है हमारे पास, और हमको इस 10 दिन में क्या क्या करना है, और जो हो जाए 6-7 घंटा तो आप पढ़ सकते हो ना इतना दिन में, दिन भर में 6-7 घंटा अभी के टाइम में पढ़ सकते हो 10 दिनों के लिए। इसके बाद थोड़ी कोई पढ़ने को बोल रहा है। तो चलिए, आपके सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। किसी किसी का हो सकता है दोनों भी हो, दुर्भाग्यशाली आदमी है वो, आपको या तो मैथ लेना चाहिए या तो बायो लेना चाहिए, दोनों लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी की। और आप भी सोचेंगे कि हिंदी की आखिर सबसे पहले बात क्यों कर रहे हैं। हिंदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने साल भर में हिंदी थोड़ी भी नहीं पढ़ी होगी। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे, वो लोग कहते होंगे कि हिंदी तो लास्ट दिन में हो जाएगा, और लास्ट दिन करते करते आज आगे और अंतिम समय बचा हुआ है 10 दिन का, और अभी तक हिंदी में लग नहीं रहा है कि पूरा अच्छा से नंबर आ पाएगा। तो इसके लिए आपको हिंदी के लिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और लास्ट के 5-7 दिनों में अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए चीजों का अच्छे से अनुसरण किया तो आपको हिंदी में मैं गारंटी देता हूँ 90+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले आपको हिंदी में क्या ध्यान रखना है, चैप्टर ध्यान में होगा ना जी, चैप्टर के लेखक कौन है इसको ध्यान में रखिए। चार्ट बनाइए ना, फ्लो चार्ट, जिसमें चैप्टर लिखिए, चैप्टर के लेखक का नाम लिखिए, चैप्टर कौन सा विधा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 कहानी है। कौन कौन कहानी है? सबसे पहला उसने कहा था रोज और तिरछ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 3 निबंध है। कौन कौन निबंध है? बातचीत, अर्धनारीश्वर और प्रगति समाज। एक शिक्षा शास्त्र है जिद्दू कृष्ण मूर्ति का, नहीं शिक्षा नाम है उस चैप्टर का नाम शिक्षा है। तो ये सब बातें, उसी तरह एक डायरी है हंसते हुए मेरा अकेलापन,
तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक यात्रा वृत्तांत है, वो सदा निरा, और वह कहां से लिया गया है अगर पता है तब, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या ध्यान रखना है, हर एक चैप्टर का आपने समरी लिख लेना है, ठीक है, विशेषकर कहानी में। और कहानी में मुख्य पात्र कौन है, जैसे उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है, लहरा सिंह, तो ध्यान में रखना है। उसके सूबेदार कौन है, हजारा सिंह, ध्यान में रखना है। सूबेदार का बेटा कौन है, बोधा सिंह, ध्यान में रखना है। पलटन का जो विदूषक कौन था, ये भी ध्यान में रखना है। रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती, ध्यान रखना है। कौन गया है उसके घर, तो उसका बच्चा है, उसके पति का नाम क्या है, महेश्वर, उसका बच्चा जो है कितने साल का है, महेश्वर क्या काम करते थे, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा तिरिश कहानी की बात करें, तिरिश कहानी में लेखक ने किसके तिरिश काटने की बात कही है, किसको, खुद उनके पिता की कहानी है ना, तो ये सब ध्यान रखना है। जैसे जूठन है, आत्मकथा है, एक ही आत्मकथा है, और खुद की आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, नहीं, तो वो सब ध्यान में रखना है, एक इमेज बैठा के रखना आपको दिमाग में, ठीक है। तो चैप्टर का सारांश जो है डेली एक बार पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं 2 दिन 3 दिन तो इतना तो कर सकते हो ना, कर ही सकते हो। अगर आपको सारांश चाहिए तो आप, अगर आप अभी तक नहीं लिख पाए हैं तो टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेखक का प्रमुख रचना ध्यान में रखना है, ठीक है, जैसे नदी के द्वीप किसकी रचना है, और ये की ध्यान में रखना चाहिए आपको, नहीं। इसी तरह जो है वनलता सिंह किसकी रचना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। रश्मिरथी किसकी रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए आपको, ये सब ध्यान में रखना भी चाहिए। तो रचना ध्यान में रखना, जन्म किसका कहाँ हुआ, कौन राज्य में हुआ है, नहीं, वो किस युग के कवि हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट हैं, ये किस युग के हैं, अर्धेंदु युग के हैं। उसी तरह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के हैं, ये सब ध्यान में रखना है। इसी तरह दिनकर जी हैं, उत्तर छायावादी हैं, नहीं, सुमित्रानंद पंत है, ये छायावादी हैं, ध्यान में रखना है ये सब चीज। इसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई है, इसको भी ध्यान में रखना है, जिन लोगों का दिया हुआ है, और वो काल बता ही दिए मैंने। इन सब से कितना आप कर लीजिएगा, अगर 1-3 पॉइंट कर लेते हैं और थोड़ा सा व्याकरण का हल्का हल्का डोज ले लेते हैं आप, कैसा हल्का हल्का, आप मान लीजिए वो सेंटेंस दे दिया है, आप कह रहा है कि इसमें हई पद क्या है, विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है, संज्ञा, आपको पहचानने आना चाहिए ना। इतनी तो व्याकरण अपने बचपन में भी पढ़ी है, तो इतनी आप कर सकते हो। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, वर्ड का उच्चारण स्थान देख लीजिए, हलंत क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, कुछ चिन्ह याद कर लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, डैश, सॉरी योजक चिन्ह, कोलन, ये सब ध्यान में रहना चाहिए आप बीच में आप लोग। तो इन हल्का हल्का डूब जो है व्याकरण का रहना चाहिए आपके ऊपर, नहीं। अब ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काफी है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं छूटने वाला है। थोड़ा सा व्याकरण, थोड़ा सा बुक में बस आपको यही चीज देखना है, पाठ लेखक के बारे में थोड़ा थोड़ा, उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, उसको देख लेना है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका निबंध 8 नंबर का, नहीं, तो निबंध आप डेली एक निबंध पढ़ लिया करो ना। जैसे आप देखो, मेरा प्रिय, आपका प्रिय चीज जो है उसके बारे में हर एक साल एक निबंध आना ही है, वो चाहे खेल हो सकता है, उत्सव हो सकता है, आपका कवि हो सकता है, आपका पुस्तक हो सकता है, कुछ भी, उससे निबंध आता ही है। इसके अलावा शराबबंदी, कोरोना वायरस, नशाबंदी तो ही गया, स्त्री शिक्षा, नहीं, विद्यार्थी और राजनीति, भ्रष्टाचार, मोबाइल और विद्यार्थी, नहीं, सरस्वती पूजा, ये सब आ सकते हैं, किसी ऋतु पर आ सकता है, ठीक है। मैंने जो टॉपिक बताया इसमें से देखना 2-3 टॉपिक जो है 2024 के एग्जाम में आएंगे ही, पक्का है वो, उसमें पूछने वाली बात नहीं है। निबंध ध्यान में रखना चाहिए, एक पत्र आपको ध्यान में रखना है, एक प्रिंसिपल के पास ध्यान में रखो, 100% है, आना ही है, प्रधानाध्यापक के पास, दूसरा पिताजी के पास, रिलेशन में आता है तो लिख दीजिए। तो तीसरा जो है किसी वार्ड आयुक्त के पास आ जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये सब है। तो जैसे प्रिंसिपल का लिखते हैं सेम वैसे ही उनके पास भी लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहाँ के हैं उनका जगह लिख दो, समझ रहे आप लोग। इसके बाद तो ये तो हो गया आपका निबंध हो गया 8 नंबर का।
पद हो गया 5 नंबर का। इसके बाद आपका आता है व्याख्या, 8 नंबर का आता है। ठीक है, देखो आपको बुक में जो है इंपॉर्टेंट जो लाइनें दी गई है उसको व्याख्या लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आता है, एक गद्य खंड से एक पद्य खंड से, दोनों आना चाहिए। तो व्याख्या हो गया 8 नंबर का, तो ये हो गया 8 5 13 और 8 21 नंबर हो गया। नहीं, इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है 10 नंबर का, नहीं वो भी आता है, तो 31 नंबर हो गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लेते हो तो। इसके बाद जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर में क्या आता है, भावार्थ आएगा, कविता का नहीं तो सारांश आएगा जो मैंने आपको पहले ही बताया है, और तीसरा आता है सूरदास तुलसीदास या जायसी, इन तीनों में से किसी का जीवन परिचय। ठीक है, इन तीन वो आप ध्यान में रखते हो, तो 4 क्वेश्चन इससे आएगा, 4 में से आप 3 को बना ही दोगे। ठीक है, 4 या कभी कभी तो 6 इसी से आ जाता है, सोचिए ना, इतना आपको टॉपिक बता रहा है। बस आपका हिंदी का आपका कंप्लीट हो गया। और एक संक्षेपण आता नहीं होगा आपको लिखने, अन्य संक्षेपण नहीं आता है, 2 संक्षेपण देता है जिसमें से वो लिखना रहता है, तो संक्षेपण का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात करें इंग्लिश में, सेम वैसे ही है। इंग्लिश में चैप्टर राइटर का ब्रीफ पता होना चाहिए आपको, चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बातें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका सेकंड चैप्टर है, नहीं और पिंच ऑफ स्नफ, सॉरी थर्ड चैप्टर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, उसके मेन कैरेक्टर कौन है, नहीं सेकेंड चैप्टर में जो है किसके बारे में बात करते हैं, कौन किस क्या स्पीच देते हैं, कौन है जो स्पीच दे रहे हैं, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करनी है चीजें वो है एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट है। लोग समरी के पीछे पड़े रहते हैं जबकि उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपके एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस करो, 8 नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आपको प्राइज, किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है, किसको साहित्य अकादमी में किया गया है, किसको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, और सेफ्टी, कितने लोग जो है अमेरिका से यूएसए इंग्लैंड गए हैं, सॉरी अमेरिका से इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड से अमेरिका आए हैं, नहीं इसके अलावा कौन इंडिया से इंग्लैंड गया है, कौन जो है चाइना से अमेरिका से चाइना शिफ्ट हुआ है, इस सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट राइटिंग्स, कुछ राइटिंग्स आपको ध्यान में रहनी चाहिए। डिस्टेंट ड्रम्स किसका है, द बेंड इन द गंगास किसका है, नहीं एश वेडनेसडे किसका है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश का थोड़ा सा ब्रीफ आपको पता रहना चाहिए, जैसे इंग्लिश का कितना डिवीजन है, नहीं इंग्लिश पीरियड का। इसके बाद ड्रामा क्या है, कुछ राइटर है, शेक्सपियर है, W.B. येट्स हैं, इनकी रचनाओं को ध्यान में रखिए। ये सब आते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। नहीं उसी की बात तो यह है कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। आपको समझिए ना, आपको बुक से 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, जिसमें से 32 क्वेश्चन जो है आपको मेन बुक से आएगा, 8 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप हल्का हल्का ब्रीफ पढ़ दीजिएगा तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश आराम से कर जाइएगा, बुक का 32 को कर जाइएगा। थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर में क्या मान लीजिए बुक में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, आपको थोड़ा सा वॉइस आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर झपर से टेंस का नरेशन थोड़ा सा आना चाहिए। नरेशन में जैसे प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट में बनाएंगे, सेड है अगला सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है तो उसको दोनों को जो है हमको पास्ट में करना पड़ेगा। सेड है और वो भी पास्ट में है तो दोनों पास्ट में रहेगा, दैट लगा देना है। थोड़ा सा तो इधर उधर करना रहता है, थोड़ा सा ऊपर झापर से आपको पढ़ लेना है। थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है रहना चाहिए आजकल के क्वेश्चन में, तभी आप इंग्लिश का क्वेश्चन कर पाओगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस है, लगाइएगा एग्जाम में, आपका कॉमन सेंस बिल्कुल सही निकलेगा। इसके बाद है फ्रेज, कुछ आपको मीनिंग याद रहनी चाहिए। करिए लास्ट टाइम में, अगर लड़ जाए तो अच्छा बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। एंटोनिम आसान पूछता है, साइनोनिम आसान पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, बढ़िया बात है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे बाकी लड़ जाता है अच्छी बात है, नहीं लड़ता है तो 40 को 10 को तो से मारिए देंगे, क्यों होगा भाई, क्या टेंशन ले रहा है। वॉइस से नरेशन से 2-2 को 4-4 क्वेश्चन आता है। बाकी जो है आपके लिए क्या आ रहा है, ट्रांसलेशन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं आता है फिर भी कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा सा समरी इतना पहले से रटे होंगे समरी। चाहे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक क्वेश्चन याद रखिएगा, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पे, चाहे आप फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, दोनों ध्यान रखिएगा। बस आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर ले जाओगे। एक भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश का छूट जाए इसमें से
आप हमसे आके कहना। बस इतना ही, कुछ आपको इसको जो है ऑब्जेक्टिव वाली जितनी बातें बताई हैं, इंपॉर्टेंट बातें, राइटर का ग्रिप और प्रायर शिफ्टिंग, इंपॉर्टेंट राइटिंग, ये सब जो है आपको एक फ्लो चार्ट में बना लेना है। डेली उसको सामने टांग देना, डेली देखते रहना, सोने समय, उठते समय, ब्रश करते समय, जब भी हो तब भी देखो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या करें। तो उसके लिए आप बताते हैं ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव कैसे करें? चैप्टर के लास्ट में एक सारांश दिया रहता है, महत्वपूर्ण तथ्य, उसको डेली पढ़ना है, ठीक है। एक एक पेज का होता है। अगर मान लीजिए किसी बुक में 15 पेज है, 15 चैप्टर है, तो 15 पेज का होगा, पढ़ सकते हो ना 15 पेज। 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, खूब ध्यान से पढ़ोगे तो। नहीं, हर एक चैप्टर का वैसे पढ़ लेना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिए गए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसको ध्यान से पढ़ना है। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट लाइन दी रहती है, उसको टिक कर लेना है, ठीक है। जो आपका टेबल दिया हुआ है बायो में, उसको जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। एक टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल भी जो दिया हुआ है उसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको चैप्टर में क्या खोजना है, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला खोजना है, केमिस्ट्री में भी लागू होता है, यूनिट्स खोजना है, केमिस्ट्री में भी लागू होता है, डायमेंशन खोजना है केवल फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट वैल्यूज फिजिक्स में भी लागू होता है, केमिस्ट्री में भी लागू होता है। केमिस्ट्री में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कौन कैसे बनाया जाता है, अयस्क का नाम ध्यान में रखिएगा, ये सब अच्छे तरीके से। बाकी सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखिए, फिजिक्स में भी लागू होता है, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, ठीक है। प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा, एक्स, वाई, लेजर जाता ना है, सबका प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, ठीक है। और रक्त किरण, इनका उपयोग, एप्लीकेशन ध्यान में रखिए। नहीं, कुछ डिफरेंस ध्यान में रखिए, अल्फा और बीटा किरण में क्या डिफरेंस है, नहीं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है, प्रिज्म और मानवनेत्र में, ऐसे आप ध्यान में रखें। एन टाइप, पी टाइप में क्या डिफरेंस होता है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। बारहस्त नियम, नहीं, फैराडे का नियम क्या है, बायोसावर्त लॉ क्या है, ये सब ध्यान में रखना है आपको। रदरफोर्ड का कौन सा मॉडल था, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखिएगा, तो आपका 2 नंबरिया एक को छूटेगा नहीं। साथ में 5 नंबरिया में भी हेल्प करेगा, डेरिवेशन में काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा डेरिवेशन जो भी पूछा जाएगा ना, या तो ऑप्टिक्स से आएगा, न्यूक्लियाई से आएगा, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, एसी। मात्र आपको मैं 5 चैप्टर बता रहा हूँ, इसी 5 चैप्टर से आपके 5 नंबरिया क्वेश्चन आना है। इसके अलावा कौन चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर जो है ध्यान रखिएगा, एसी जनरेटर पढ़ लीजिएगा, गैल्वेनोमीटर पढ़ लीजिएगा, वीटेस्टन ब्रिज पढ़ लीजिएगा, और पोटेंशियोमीटर और मानोमीटर थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रिज्म वगैरह ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बायो में जो है प्रमुख रोग देख लीजिएगा, कुछ रोग हर एक साल जो है एक रोग से क्वेश्चन आते ही हैं, हर एक साल जो है एक पर्यावरण से क्वेश्चन आते ही हैं। नहीं, डायग्राम जो है तो देख ही लेना है बायो में, बाकी आपका कोई क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बनता है। 2 क्वेश्चन पर्यावरण से आएंगे, 1 क्वेश्चन रोग से आएगा, 1-2 क्वेश्चन जो है डायग्राम से आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अंत में मैथ्स की। मैथ्स आप कैसे कंप्लीट करोगे, तो आपको डेली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवीजन करना है, जो बुक के लास्ट में दिया रहता है ना, या आपने भी फॉर्मूला शीट बनाई होगी, इतने दिनों से तो मैथ पढ़ रहे हो, 12 महीनों से आप किया इतने दिनों में, फॉर्मूला रिवाइज करना है, ठीक है। आपको कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण जिसको आपको पहले पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसके बाद है वेक्टर और 3D, काफी आसान होता है, आईटीआई में बहुत कम चीजें हैं, आप अच्छे से कर सकते हो, छोटा चैप्टर है। डिफरेंशिएशन छोटा चैप्टर है, इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है, इसको अभी रहने देना। प्रोबेबिलिटी छोटा चैप्टर है, इसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव में। इंटीग्रेशन जो लास्ट में फार्मूला रिवाइज कर लेना, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आप अच्छे से कर ले जाओगे, बस फार्मूला ध्यान में रहेगा। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से तो आप सबसे शुरू में ही पढ़े होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कोटी निकालना है, ये सब ध्यान में रहना चाहिए। खैर ये सब लास्ट की टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन
बड़ा चैप्टर है, लास्ट में आप इसको कवर करना टाइम मिले तो। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, नहीं तो 3D से, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, और नहीं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से। एक ग्राफ तो पक्का है, आपको बनाने भी आता हो, मिनिमा मैक्सिमा निकालने आता होगा। एक ग्राफ पक्का कर लेना, एक आईटीएल पक्का कर लेना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन से या इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन रहेगा है। ठीक है, तो ये तरीके हैं। बाकी आपको पढ़ना कैसे चाहिए ये भी मैं बता देता हूं। हर एक जो है आप बांट लीजिए, डेली आप 2 दिनों पर या डेली कर लीजिए। डेली जो है एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, 3 घंटे का। बाकी जो है आपके पास 5 घंटा ले लो, ठीक है, आधे घंटा हिंदी पर देना है, आधा घंटा इंग्लिश दो, नहीं बाकी जो है 4 घंटे जो बचते हैं उसमें पीसीएम करो या पीसीबी करो। ठीक है, यही चीज पढ़ना है। डेली एक 5 नंबरिया बनाओ, डेली 2 नंबरिया लिखो, परिभाषा लिखो, डेली जो है कुछ पढ़ दो। ठीक है, ऐसे अगर आप करोगे, इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया और ये हो जाएगा 10 दिन में। मैंने बोला है ना, आप 7 दिन में कर ले जाओगे। एक सप्ताह का रूटीन बनाओ, लेट से 10 दिन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से पढ़ें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए रहने देंगे, बस इतना है।